सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। साल 2024 का सूरज कुछ ही रोज में गरूब हो जाएगा। इस साल आलमी मंजरनामे में बहुत सी तब्दीलियां देखी गई हैं। दुनिया ने इजराइल की फिरौनियत देखी, गजा जंग को लेबनान, ईरान तक फैलते हुए देखा, तो कई ताकतों के उरूज को जवाल और जवाल को उरूज में बदलते भी देखा गया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बरसरे इक़्तिदार आ गए। साउथ कोरिया में मुख्तसर तरीन मार्शल लॉ और फिर जमहूरियत की फतह ने भी दुनिया को हैरान कर दिया। शेख हसीना वाजिद के 19 साल इक़्तिदार का खात्मा भी इसी साल हुआ। और अब अरब दुनिया के एक अहम तरीन मुल्क सीरिया, शाम में सिर्फ एक हफ्ते में असद ख़ानदान के 50 साल दौर का सूरज भी गरूब हो गया है। बशारुल असद ने अपने वालिद और शाम के साबिक सदर हाफिज असद के इंतकाल के बाद साल 2000 में 34 साल की उम्र में शाम की सदारत का ओहदा संभाला। उन्हें सदर बनाने के लिए आइन में तब्दीलियां करके सदर के लिए कम से कम उम्र की हद को कम किया गया। बशारुल असद को विरासत में एक ऐसा मुल्क मिला था जहां हुकूमत का लिबादा ओढ़े डिक्टेटरशिप कायम थी। ऐसा सियासी निज़ाम था जहां किसी किस्म की अपोजिशन बर्दाश्त नहीं की जाती थी। 1982 हाफिजुल असद हुकूमत ने हमा में अख्वानुल मुस्लिमीन की तहरीक के खिलाफ खूनी ऑपरेशन किया, जिसमें तकरीबन 10 से 40 हज़ार अफराद हलाक हुए। फिर वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए बशारुल असद ने रूस और ईरान की मदद से अपनी हुकूमत के खिलाफ 2011 में पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद करके उन्हें डिस्पर्स किया, जिसमें 5 लाख लोग हलाक हुए और इसी वाक़े ने शाम में खाना जंगी की बुनियाद रखी। हालांकि बशारुल असद से उम्मीद ये की जा रही थी कि शाम के हालात बदल जाएंगे, जुल्म कम होगा, मगर ये तवक्कुआत देर तक कायम न रह सकी। अब असद ख़ानदान के इक़्तिदार का खात्मा तो हो चुका है, लेकिन राइटर्स के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि शाम के साथ 1974 का मुआहदा ख़त्म हो गया है, जबकि इजरायली फ़ौज ने शाम की सरहद पर बफर जोन में नए इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। सारी सिचुएशन हमारे सामने है। चूँकि शाम को समझा ये जाता है जो अरब कंट्रीज़ हैं मशरिक़ वस्ता, उसका सबसे ऐन वस्त पे ये मुल्क शामिल है, तो ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल है अगर इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन को देखा जाए। सवाल हमारा ये है कि शाम में जो आने वाले हालात हैं अब के बाद, चूँकि बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हो गया इक़्तिदार का, क्या हालात बनेंगे आगे जाके, और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता में क्या हालात बनने जा रहे हैं। गजा जंग में क्या सिचुएशन बनेगी, कुछ बेहतरी आएगी, कमी आएगी, या फिर मज़ीद हालात वर्स होंगे। आगाज़ करते हैं। मैं एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दानिश हैं, ज़ाहिर शाह शिराज़ी हैं, शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, क्या देख रहे हैं सारी सिचुएशन में अभी? देखिए, ये जो आपने शाम के बारे में बताया है, इसको तकरीबन असल जो अल असद ख़ानदान है 1970 में हाफिजुल असद साहब एक फ़ौजी इनकलाब के ज़रिए जो हैं इन्होंने कब्ज़ा किया था इक़्तिदार में, और फ़ौजी बगावत जिसे कहा जाता है, और उसको कहा गया था करेक्टिव मूवमेंट्स का नाम दिया गया था। और 2000 तक हाफिजुल असद साहब जहाँ हैं उन्होंने हुकूमत की, और उसके साथ 2000 के बाद 2024 तक दिसंबर तक जो हुकूमत थी उनके बेटे बशारुल असद की थी। तकरीबन 54 साल की ये हुकूमत है। और इस हुकूमत के हवाले से ये है कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो अल असद जो ग्रुप है, ये अल असद जो लोग हैं जिन्होंने 54 साल शाम में हुकूमत की, और इनका ताल्लुक़ अलवी ग्रुप से है, शिया के एक अलवी ग्रुप से है। और सुनने की बात यह है इम्पॉर्टेंट कि शाम में ये अलवी ग्रुप सिर्फ 10 से 15% है, लेकिन जब इन्होंने आपके 1963 के बास उस वक्त से एक्शन है, लेकिन 1970 पे जब अल असद ने फ़ौजी बगावत के ज़रिए ये कब्ज़ा किया, तो फिर अहम तरीन तमाम ओहदों पर अलवी लोगों को, इवन की इंटेलिजेंस हो, फौज हो, अहम तरीन जगह उन्होंने वहाँ पर उनको नामजद कर दिया, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने हुकूमत की। बज़ाहिर तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म था,
और इस सिलसिले में उनको रूस और ईरान की भरपूर सपोर्ट हासिल रही। और इन्होंने, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि एक डिक्टेटरशिप माहौल कायम कर दिया था और अपने अलावा किसी को वहाँ हुकूमत करने की इजाज़त नहीं थी। सिंगल पार्टी यहाँ पे काम कर रही थी, जिसे पास के साथ कहा जाता है। और आपने जो जिक्र किया कत्ले आम का, वो 1982 में हुआ था। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त शाम की सूरत हाल ये है कि शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। 90% से ज़्यादा लोग खत गुर्बत से नीचे हैं और तकरीबन कोई 12 मिलियन 12.1 मिलियन लोग ग़ज़ाई गिल्लत का शिकार हैं और 15.3 मिलियन जो है इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। ऐसे में शाम के हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि रेगुलर वहाँ वो जंग में इन्वॉल्व था। और इस जंग की बुनियाद के मुआशी बहरान की बुनियाद पर आपने देखा, जब इनका एक ग्रुप जो कि कहा जाता है कि ये मजहबी इंतहा पसंद हैं, लेकिन उनका ये कहना है, जो कि हयात तहरीर शाम HTC है, ये एक बागी ग्रुप है जो काफ़ी अरसे से कई ग्रुप के साथ एक्ट कर रहा था और ये रजिस्ट कर रहा था। उसका नतीजा ये निकला कि ये ग्रुप बेसिकली इस मुसलमानों के एक सुन्नी ग्रुप से ताल्लुक़ है, जो बड़ा एरिया आपके शाम में रहते थे। इन्होंने इस ग्रुप ने आखिर 11 दिन की जद्दोजहद के बाद जब ये कब्जा किया है शाम पे, तो उस पर रेजिस्टेंस इसलिए नहीं मिली कि मुआशी बहरान की वजह से उनकी पुलिस और फौज खुद बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार थी, जिसकी बुनियाद पर ना फौज से कोई मिली और ना पुलिस से। लेकिन जो दूसरी तरफ था, ईरान और हिज़्बुल्लाह, वो ऑलरेडी इजराइल के साथ इतने इंगेज है, और रूस जो यूक्रेन के साथ इतना ज़्यादा इंगेज था, जिसकी बुनियाद पर इस जिन्हें बागी ग्रुप कहा जा रहा है, जिनका ये दावा है कि हम यहाँ पर इस्लामी निज़ाम लाएंगे, सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म को हटाकर और डिक्टेटरशिप को हटाकर, तो ये इस ग्रुप को रेजिस्टेंस नहीं मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू ने तो इसको वेलकम किया कि जनाब ये एक अच्छा अमल है और हमारे साथ अमन से रहे, लेकिन आने वाली जो आपके तंजीम है उससे भी उन्होंने अपने आप को खाइफ किया है। अमेरिका ने अपने आप को इससे बिल्कुल अलग किया है। रूस और ईरान कहते हैं कि हम वॉच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अरब लीग के कुछ अहम तरीन जो आपके ममालिक हैं, उन्होंने कहा है कि शाम के अंदर खुल्फशार नहीं होना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी फौरी तौर पर वहाँ की ना तो अवाम आप ये अल असद के साथ थी इस मुआशी बहरान की वजह से, ना वहाँ की फौज, ना वहाँ की पुलिस, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इस वक्त आने वाली जो तंजीम है उससे उनको उम्मीद है कि वहाँ बेहतरी आएगी। और क्या बेहतरी आएगी, क्योंकि सबसे मेजर ग्रुप जो है वो रूस, ईरान, अमेरिका और रशिया और अरब का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको दे दिया। ठीक, इत्तेशाम साहब, हमने देखा है कि ट्रंप साहब भी इस हवाले से कह रहे हैं कि यूएस को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए सीरिया के मेस में, हमें इससे दूर रहना चाहिए। चलें, उनकी पोजीशन आ गई। इजरायली फ़ौजी हम कह रहे हैं कि उन्होंने जाके कंट्रोल संभाला है, जो हम देख रहे हैं वो, लेकिन वहाँ उनके भी वज़ीर आज़म कह रहे हैं ये दिफाई पोजीशन आर्जी तौर पर है, जब तक इस मसले का कोई मुनासिब हल नहीं निकल आता। अब आप आगे शाम में जो आने वाले हालात हैं वो क्या बनते हुए देख रहे हैं? क्या इजराइल का वहाँ पे भी कंट्रोल होगा? दूसरी चीज़ ये कि इसके फ़लस्तीन पे ख़ास तौर पे जो गज़ा और फ़लस्तीन वाला मैटर है, किस हद तक इसके असरात मुरतब होंगे? हमने अपने प्रेसिडेंट ट्रंप की बात की है। देखें, उन्होंने तो कह दिया है कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, मुस्तकबिल की जंगों से हम अवॉइड करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा आने वाले दिनों में पेंटागन और CIA उनकी बात चलने देंगे। उसका बड़ा वाज़ेह सबूत आज जो पेंटागन से स्टेटमेंट आया है ना, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे आमना ये कह रहे हैं कि हम अमरीकी सोल्जर और ट्रुप्स जो है ना, दे विल रिमेन इन सीरिया, वो रहेंगे वहाँ पे पूरे असले के साथ, और जब तक हमारे अहदाफ अचीव नहीं होते वहीं रहेंगे। देखें, अब ये 11 दिनों के अंदर अंदर जो सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ आमना तब्दील हुई है, कोई नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये होगा। लोगों का ख्याल था कि दमिश्क पे कब्ज़ा करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि वो जो रूसियों को और ईरानियों को समझ नहीं आई। देखें, आप फ्यूचर का नक्शा अगर आप पूछ रही हैं तो इसके स्ट्रेटेजिक गेनर जो है ना, फौरी तौर पर तो आमना अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब और टर्की हैं।
और स्ट्रैटेजिक सेटबैक कहें वो नुकसान हुआ है आपका, इसका रशिया का हुआ है, ईरान का हुआ, पैलेस्टाइन का हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि ईरानी जो है ना वो ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें धोखा दिया है टर्की ने। उन्होंने कहा था कि ये सूरत हाल पैदा नहीं होगी। साथ ही ईरानी ये भी कह रहे हैं कि जी हम 6 माह से बशर अल असद को वार्न कर रहे थे कि अपनी चीज़ें ठीक करो, ये वक्त आने वाला है, तुम्हारे लिए मसाइब हो जाएंगे। देखें ये सारी चीज़ें नहीं हुई। ज़्यादा खौफनाक बात आमना ये है कि जो एडवाइज़र रूसी अलेक्जेंडर इनके थे, बशर अल असद के 20 साल तक रहे हैं, वो कह के यहाँ से चले गए हैं कि जी किबला अव्वल को तो आप मुसलमान नहीं बचा सकेंगे, अब देखें क्या होगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी कर ली है कि यमन पे भरपूर स्ट्राइक इजराइल करने जा रहा है। एक दूसरी तरफ आप देख लें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आमना कि इजराइल ने 20 किलोमीटर अंदर चले गए हैं, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह करना शुरू कर दिया, तो वर्चुअली उन्हीं का एक कब्जा हो जाएगा। और ये टेम्पररी नहीं है, किसकी गवर्नमेंट बननी, किसकी नहीं बननी, बोल रहे हैं ये पक्का काम है। देखिए रशिया जो है ना उनका बहुत बड़ा नेवल बेस था, वो छोड़ के चले गए, रशियन बड़ी तेज़ी के साथ चले गए। अब ये बात क्यों नहीं समझ आई बशर अल असद को, ईरान को क्यों नहीं समझ आई, अमरीकियों ने क्या गेम बनाई है, किसको धोखा दिया है, किसने किसको धोखा दिया है। अब मिडिल ईस्ट का नक्शा तो आमना बदलेगा। और मुझे याद आ रहा है बांगा वांगा एक खातून थी नाबीना बल्गारिया की, जो प्रेडिक्शन किया करती थी। 96 में उसका इंतकाल हुआ था। उससे पहले उसने कहा था कि फॉल ऑफ सीरिया विल बी द बिगनिंग ऑफ द ग्लोबल वॉर। और उसने जो प्रेडिक्शन की थी उसमें 9/11 की भी की थी और ब्रेग्जिट की भी की थी, बरतानिया का यूरोपियन यूनियन से अलहदा होना। तो अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, अब ना ये मिडिल ईस्ट का नक्शा तो बदलना ही बदलना है। अब बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि अमरीकियों ने पूरा का पूरा जिस तरीके से लेवरेज दिया इसराइल को कि आप मिडिल ईस्ट का नक्शा तब्दील कर दें, और वहाँ पर जो हुकूमतें बैठी हुई हैं, जिस तरीके से आप देख लें रजीम चेंज किया गया, इससे पहले इराक का, लिबिया का, उसके बाद और जगहों पे यमन का किया गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये वार्निंग बाकी लोगों के लिए भी है। तो मेरा ख्याल है ईरान अपना यूक्रेन की वार में ज़रूरत से ज़्यादा फंसने के बाद रशिया जो है ना वो कहा जा रहा है कि उन्होंने हाथ उठा दिए। ईरानियों ने कहा कि जी हम कहाँ का किस किस मार्च पे लड़ेंगे, हम गज़ा में सपोर्ट करें, हम जाके लेबनान में अपने दोस्तों को सपोर्ट करें, तो हमारे तो वैसे ही सैंक्शन के इतनी ज़्यादा लगा दिए कि हमारे पास सब कुशन नहीं फॉल बैक करने का। तो हम ना मिडिल ईस्ट का नक्शा तो मुझे लग रहा है तब्दील होता हुआ। और ये जो ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए और हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें ख़राब होनी है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। कोई कलेक्टिव लीडरशिप हमें मुसलमानों की नज़र नहीं आ रही कि ये मिडिल ईस्ट का नक्शा जो प्लान किया गया था, कहा जा रहा है बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के वक्त ही कर दिया था कि ये जनाब ये जब ये दहाई आएगी तो किस तरह अमेरिका जो अपने अहदाफ पूरा करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब की चलने दी जाएगी। आइंदा आने वाले दिन जो है ना वो पाकिस्तान के लिए तो इस तरह ही मुश्किलात हैं कि हमारे 200 बंदे वहाँ फंसे हुए हैं, वो कैसे निकलेंगे। उसके बाद जब मिडिल ईस्ट की जो हमारी हुकूमतें हैं वो इसको कैसे लेंगी, ये देखने वाली बात। ठीक है शाह साहब, एक और चीज़ भी ऐड ऑन कीजिएगा कि ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे आपका इस पर तजिया, क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं शाम में, और साथ ही साथ ये अक़वाम मुत्तहिदा का आज हम देख रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का जो हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है रशिया की जानिब उनकी दरख्वास्त के ऊपर, इससे आउटकम क्या निकलेगा? कुछ बेहतरी की जानिब होगा, कोई मुआहिदा होगा, क्या देख रहे हैं इसमें आप फौरी तौर पे? हमने देखिए मेरे ख्याल में बहुत सारे हिस्टोरिकल बात कर दी और शाम साहब ने जो बात की चलूँगा। एक तो कि जो उन्होंने डिमांड की है कि जनाब बशर अल असद का जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जितनी किलिंग हुई है, और बाइडन का भी स्टेटमेंट आपने देखा। एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि मेरे ख्याल में ये चीज़ें पहले से डिज़ाइन थी। आप गज़ा वार को इससे अलग नहीं ले सकते, क्योंकि देखें जितनी प्लानिंग पहले से हुई थी, जो ज़ायनिस्ट लॉबी की एक एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है इस रीजन के अंदर। आप देखें जोलान की पहाड़ियों के कब्जे के बाद आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे बैठेगी इसराइल। मेरे ख्याल में इसराइल ऑलरेडी मूव कर चुका है, लेबनान के अंदर जा रहा है, जॉर्डन के अंदर ऑलरेडी उनकी इन्फ्लुएंस है, फुट होल्ड है, यमन जो है वो डायरेक्ट उनके टारगेट के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में जो प्लान था वो प्लान के मुताबिक ये तमाम चीज़ें जा रही हैं। दूसरी राय इसके अंदर देखिए, ये तो प्लान आप ये गजा की वॉर जो है, उसके बाद हमास और दोनों आपके हिजबुल्लाह को टारगेट करना, ओवरऑल ईरान को जो है प्रेशराइज करना, उसको डराना, इनडायरेक्टली ये तमाम चीज़ें, ये टाइम फ्रेम ऐसा था जिसके अंदर ये चीज़ें प्लान हुई। और ये मेरे ख्याल में जैसे तो बात की है तो शाह साहब ने प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन तो आज से मेरे ख्याल में काफ़ी 100 सालों पहले चली गई। हम मजहबी उसके हिसाब से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ें होनी हैं। और जो उनका प्लान है हैकल सुलेमानी का, ओवरऑल जो टेम्पल्स का, वो तमाम चीज़ें वो प्लान कर चुके हैं। अब अमेरिका शायद इनडायरेक्टली बिल्कुल जूइश लॉबी उसको कंट्रोल करती है, और खासतौर पे ज़ायनिस्ट लॉबी कंट्रोल करती है। तो अमेरिका क्यों उसको कंडेम करेगा? क्योंकि देखें प्रॉक्सी वॉर जहाँ जहाँ पे हैं, चाहे वो सीरिया में थी,
चाहे वो इराक में थी, ईरान शायद किसी हद तक उनसे बचा रहा, बाकी अब तमाम ममालिक के अंदर हर जगह के अंदर उन्होंने अपना जो है वो असर रसूख किया। जैसे तो बशर अल-असद पहले कह रहे थे कि जनाब ये तो अमेरिकन का एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है और रशिया ऑब्वियसली बैक ट्रैक इसलिए कर रहा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा देखिए पाकिस्तान के लिए रिपरकशंस और तमाम जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लिए सिवियर रहेंगे, क्योंकि ये इतना आसान मामला नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से तमाम लोगों को डील करने के बाद एक ईरान रह जाएगा और ईरान के बाद क्या पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, जब तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएंगे ये लोग ईरान से भी, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान उनका कोई नज़र के अंदर एक बड़ा कांटा नहीं है, क्योंकि इस्राईली प्राइम मिनिस्टर पहले कह चुके हैं। तो ओवरऑल इस्लामी मुल्कों की मेरे ख्याल में ओवरऑल जो उम्मत मुस्लिमा है उसके लिए बड़े मुश्किलात का सामना है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ISK और जो इस वक्त जो मिलिटेंट ग्रुप है जो क्लेम करता है कि उसने टेक ओवर किया है, मेरे ख्याल में देखें ISK हमेशा से अमेरिकन की प्रॉक्सी रही है। वो उसको इराक के अंदर भी यूज़ करते रहे, वो उसको शाम के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं और कर चुके हैं। मेरे ख्याल में ये भी एक वो कहते हैं ना कि जस्ट एक अमेरिकन की जानिब से स्टंट है कि ISK जो है उनकी दुश्मन है, क्योंकि अमेरिकन थिंक टैंक्स खुद कह गए कि ISK या खुरासान जो बगदादी का ग्रुप है उसको एयरलिफ्ट किया गया और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी लाके छोड़ा गया। तो देखिए ओवरऑल अमेरिकन और जो सुपर पावर का एक कॉन्सेप्ट है उसका वो चलता रहेगा, और ये तमाम दुनिया में जिस तरीके से रिजीम चेंज कर रहे हैं आप इसको इनकार नहीं करा सकते। अरब ममालिक पहले ही अमेरिकन जिलाए हैं। दूसरा मिडल ईस्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसराइल मेरे ख्याल में आराम से अपने तमाम आदाब हासिल करेगा और यही शायद प्लान का हिस्सा था। दूसरा आप फ्यूचर की बात करते हैं कि UN क्या करेगा। UN का इदारा एक रिडंडेंट इदारा है जो कि तमाम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुझे नजर आ रहा है, आप ओवरऑल देखें तो सिर्फ मुसलमानों के जो जेनोसाइड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक रिडंडेंट बॉडी है जो किसी भी लिहाज से कम मुस्लिम उम्मा को बचा नहीं सकी। और बदकिस्मती है कि हमारे उलमा और हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो किसी भी लिहाज से इस चीज़ को काउंटर नहीं कर सके। ये उनकी इनएबिलिटी भी है, इनकेपेबिलिटी भी है, और मेरे ख्याल में उनकी विल भी नहीं है। गज़ा के 40 से 50 हज़ार लोगों की शहादत के ऊपर अगर हम नहीं बोल सके तो हम शाम के बारे में क्या बोलेंगे। और हम आगे वाकई जो अलेक्जेंडर ने कहा, मेरे ख्याल में गलत नहीं कहा कि आप जो है किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, कोई मिरेकल है वो शायद इस चीज़ को बचा सके। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, हमने US की भी बात की, इजरायलियों की, और ये यूक्रेन और रशिया के जो हम मामला देख रहे हैं उसमें भी सीज़ फायर का जो कहा गया है कि अब इनको करनी पड़ेगी, जंग बंदी करनी पड़ेगी। ट्रम्प साहब का जो स्टेटमेंट इस हवाले से, एक और की प्लेयर इसमें हम अरब कंट्रीज़ का भी देख रहे हैं कि उनका रिएक्शन बड़ा मैटर करता है। सऊदी अरब चूँकि की प्लेयर रहा है शाम में भी और ये सारे मामला रहे हैं, इनकी जानिब से आप समझते हैं कि कुछ आने वाले दिनों में कोई किरदार अदा किया जाएगा बेहतरी के लिए? आमना, मुझे ये लगता है, देखिए ना, फौरी तौर पर सबने अपना रिएक्शन दिया है, लेकिन बाज़े अपनी कोई उन्होंने बात, सब ये कहते हैं कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप जो ग्रुप है, ये जो तहरीर अल शाम जो है, जो तहरीर अल शाम के जो पहले एक इनका वो जबल नसर के नाम से था, फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया, ये मोहम्मद जोलानी, अबूल जोलानी, जिनका नाम अहमद हसन है बेसिकली, और सऊदी अरब में पैदा हुए और 6-8 साल की उम्र में वापस इनके वालिद वहाँ पेट्रोलियम इंजीनियर थे, आ गए शाम में, इनकी परवरिश हुई शाम में। ये अलकायदा को इन्होंने ज्वाइन किया, ज़रकावी के साथ रहे, वहीं ट्रेनिंग की, माइंडसेट वही है, मेंटलिटी वही है, और ये ठीक है कि 5 साल ये इराक में कैद भी रहे। जी बिल्कुल, वहाँ पे इराक में रहे, लड़ते रहे, ट्रेनिंग हासिल करते रहे अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ। अब ये बहुत बड़ा एक हुआ है। अच्छा, इनकी जो तंजीम है उसको सबने डिक्लेयर किया हुआ है, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, टेररिस्ट ग्रुप। अब ये टेररिस्ट ग्रुप, असल बात ये है कि ये बिहेव किस तरह करते हैं। क्या ये अलवियों के ग्रुप को, उनके ख़िलाफ़ इन्हीं के ग्रुप ने सबको पकड़ पकड़ के, जो फुटेज हमें नज़र आई कि वो यूनिफॉर्म पहन कर सर उड़ा रहे हैं तलवार से, और मज़बा खानों में वो क्रेन से पाँव पकड़ के उल्टा कर कर उसको ज़िबा कर रहे हैं, उनको उनके सर काट रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल के बच्चों को पिस्टल देकर सर उनका नीचा है, जिनको उनको शिया जो वो हैं जो उनको पकड़ कर मार रहे हैं। तो ये तो उन्होंने किया। अब ये क्या बिहेव करते हैं। अब तक जो पाकिस्तानी जो मैंने इंटरव्यू पढ़े हैं कि पाकिस्तानी जो एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे उनको इन लोगों ने तो कहा कि बागियों ने कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, रास्ते खुले हैं, होटल आप लौट जाएं, अभी जहाज नहीं जा रहा। लेकिन साथ साथ उन्हीं बागियों ने आपके टीवी सेट्स जो हैं वहाँ के वो उठा के ले जा रहे हैं, कैमरे ले जा रहे हैं, वो खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं, असला ले जा रहे हैं, लूट मार है। अब आगे चलकर ये किस तरह बिहेव करते हैं, क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा को यकीन दिलाएंगे, क्या ये आपने जो कहा मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनको यकीन दिलाएंगे। रशियन ने तो कहा हम आपके साथ काम करेंगे, आपसे बात करेंगे। ईरान के साथ क्या इनके ताल्लुकात होंगे। आप वहाँ जो शिया आबादी है उसको ये किस तरह देखेंगे। क्या अपने मुखालिफिन को ये पकड़ पकड़ उसी जेल में जहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत ही बदतरीन एक जेल की उसकी कहानियाँ नज़र आती है कि कितने लोग, लाख लोगों को, कितने हज़ार लोगों को जो है मारा, पकड़ा, उनको वो कर, क्या ये इस तरह करेंगे। किस तरह हुकूमत कायम करेंगे। जब तक देखें तालिबान हमारे सामने है, जब तक तालिबान थे उस वक्त जो है वो एक ग्रुप बनाकर वो उनका सुसाइड जो है बॉम्बर को भेज के सब कुछ कर रहे थे। चाहे वो उलमा का ग्रुप था, आपने देखा कि वो 12 रबीउल अव्वल को बहुत बड़ा एक इज्तिमा था काबुल में, उस पर वो हुआ, ये सारा कुछ करते रहे। उसके बाद अब हुकूमत में आए हैं तो वो सबके साथ, चीनी के साथ ये कोई नहीं है कि जी काफिर हैं तो क्या है, उनके साथ भी वो काम कर रहे हैं और अरब कंट्रीज के साथ भी काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इन पे जिम्मेदारी काफी होती है कि किस तरह से वो करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको अगर इक़्तिदार में रहना है तो ये इक़्तिदार में सबके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाकर, और अभी तक जिस तरह का है कि किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा उसी तरह लोग काम करते रहेंगे, ये देखना पता चलेगा कि क्या होगा। ठीक है, चलिए हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भर में हम देख रहे हैं कि आज एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज दुनिया भर में एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के नाम पर सियासत तो बहुत हो रही है, करप्शन ख़त्म करने की कोशिशें भी की जा रही हैं, मगर करप्शन का नासूर ख़त्म नहीं हो सका। 2023 की ग्लोबल करप्शन इंडेक्स के मुताबिक 180 ममालिक में से पाकिस्तान का 133वां नंबर है। अब सारी सिचुएशन में कैसे करप्शन का खात्मा किया जा सकता है और इसके अलावा क्या जो वक्त है इस हवाले से कोई काम कर रही है, हमारे तज्जियाकारों की इस पर क्या राय है, क्या तज्जिया है शाह साहब? जी हम लोग देखें, मेरे ख्याल में ओवरऑल देखा जाए तो जो मैकेनिज्म है पाकिस्तान के अंदर और सियासी जो निज़ाम है वो उसका बेस करप्शन पे है। आप जितनी आपकी, अगर हम ऑब्जेक्टिव बात करें तो जितनी आपकी सियासी जमातें हैं, आप उनकी लीडरशिप को देखें, वो मेरे ख्याल में कहाँ से शुरू हुए और कहाँ आज उनकी दौलतें कहाँ पे। हम मतलब पार्टी सरबराहों की बात नहीं करते, ओवरऑल अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, आप PMLN की बात करते हैं, आप इवन तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, बाकी आप छोटी जमातों को देखें जो मजहब के नाम पे भी सियासत करती रही हैं, जो कि किसी भी नाम पे, मेरे ख्याल में आप उनके लाइफस्टाइल्स को देखें, उनकी ज़िंदगियों को देखें, उनकी गाड़ियों को देखें, तो ये तमाम पैसा पाकिस्तान की स्टेट का पैसा था, अवाम का टैक्स पेयर का पैसा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरे ख्याल में मेरे तमाम मोज़िज़ जो दोस्त हैं वो इसके साथ मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि बुनियादी तौर पे ये एक करप्शन तो आपकी पॉलिटिकल हुई, दूसरा आप पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी की जो करप्शन है, बाकी जो इदारे हैं उनकी करप्शन से भी आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप अच्छी बात है, आज आपने अदा किया, आपने कहा कि जी करप्शन का खात्मा होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है करप्शन का खात्मा सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक करना चाहते हैं या वाकई को प्रैक्टिकल इक़दाम होंगे? पिछले इतने सालों के अंदर चाहे जो हुकूमत रही है, सियासतदानों ने हमेशा इल्ज़ाम लगाया फौजी हुकूमतों पर कि डिक्टेटर्स ने करप्शन की, डिक्टेटर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी जमातें करप्ट रही हैं, और आप अगर बैकग्राउंड में जिससे भी मिलते हैं हर इदारा दूसरे के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाता है। आप जुडिशरी को देखें, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम को देखें, तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो एक ओवरऑल निज़ाम है वो मिलजुल के करप्शन के ऊपर इसलिए चल रहा है कि ये तमाम नेक्सस है इन लोगों का जो कि मैटर करते हैं पाकिस्तान के अंदर, सोसाइटल एलीट है,
या वो पॉलिटिशियन है, या वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, या वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, जुडिशरी के अंदर है, सब आपस में इंटरलिंक्ड है। और ये 20 से 25% लोग आपके मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। ये नहीं चाहते कि मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर वाकई तरक्की हो। आप देखें, आप IMF के पास हम जा रहे हैं, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे ले रहे हैं। अब ये कर्जा 50% ये कर्जा कहाँ चलेगा? ये इन्हीं लोगों की मराद के ऊपर लगेगा, इनके अयाशियों के ऊपर लगेगा, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो सेनेटर्स हैं, चाहे आप उनकी अशराफी है। अब दूसरा, हमारा जो शाहाना निज़ाम है, आपने कभी देखा होगा कि आपकी असम्बलीज के अंदर आपके जो सरकारी दफातर है, वहाँ किस किस्म के शाहाना फर्नीचर पड़े हुए हैं। क्या ये गरीब मुल्क जो कि कर्जों के ऊपर चलता है, वो इस तरीके से इतनी शाही किस्म का ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है? मेरे ख्याल में नहीं कर सकता। तो ये आप ओवरऑल देखें, बड़ा अच्छा बयान है प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, बाकी इदारों का भी। आज हमने देखा नैब ने बड़े पब्लिसिटी जो है वो बैनर्स भी लगाए हुए थे तमाम शहरों के अंदर कि जी करप्शन का खात्मा होना चाहिए। लेकिन करप्शन का खात्मा क्या ये लोग अवाम से चाहते हैं कि वो करप्शन का खात्मा करें, या जो लोग इस सिस्टम को रन करें वो खात्मा करेंगे? खात्मा करना है हुकूमत ने, खात्मा करना है आपकी गुड गवर्नेंस ने, खात्मा करना है इस करप्शन का आपके गवर्नेंस के निज़ाम ने। और वो मैं और आप नहीं चला रहे, हम हवाम में अवेयरनेस पैदा करते हैं। मेरे ख्याल में अवेयरनेस इन लोगों के अंदर होना चाहिए जो कि ये सिस्टम चला रहे हैं। अगर सिस्टम चलाने वाले करप्ट हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन आप किसी भी तरीके से और किसी भी नौयत की करप्शन को आप ख़त्म कर सकते हैं। और जो अवामिल आपने बताया कि जिन्होंने खात्मा करना है, डॉक्टर साहब, उनमें एक ये भी हम ऐड कर लें कि अगर आपका निज़ाम इंसाफ भी बेहतर हो जाए, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, तो फिर जो आम आवाम है उसको सफ़र ना करना पड़े, उससे भी बहुत बेहतरी आ सकती है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उसने पाकिस्तान को 180 ममालिक में 133 नंबर दिया है और 2022 में शायद ये 140 नंबर था। Absolutely. अब जो सवाल है वो ये है कि करप्शन का खात्मा और पाकिस्तान और करप्शन। देखिए, मैं पढ़ रहा था और उसमें मैं देख रहा था कि खरबों की करप्शन हुई है पाकिस्तान में, खरबों की। टाइम नहीं है, डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कोट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के एक अहम तरीन शख्स का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे और आपके सर्विसेज सेक्टर के DG भी रहे, फवाद हसन फवाद साहब। उनका मैंने भी हालिया इंटरव्यू लिया था, वो बता देता हूँ आपको कि वो क्या कह रहे हैं। और वो दावे से कहते हैं कि पाकिस्तान के करप्शन में ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और आपके जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ उन्होंने फ़ौज के अंदर भी करप्शन का जिक्र किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा करप्ट हैं वो सियासतदान हैं। उसके बाद उन्होंने जो नाम दिया वो दिया आपके सियासतदानों को करप्ट करने के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूशन में जो सबसे ज़्यादा करप्शन की बात की है वो उन्होंने की है आपके जुडिशरी की, और फिर उसके दलाइल भी उन्होंने दिए। उन्होंने कहा ये गठजोड़ है जुडिशरी का, सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेसी का, और ये पाकिस्तान में ऑपरेशनल लेवल पर जो करप्शन है उसकी तो अपनी एक बहुत बड़ा क्राइम है। दूसरी तरफ यानी बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, लेकिन जो हायर लेवल पर पाकिस्तान में करप्शन हो रही है जिसमें सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी शामिल है, जो एक गठजोड़ के तहत करप्शन कर रहे हैं, जो खरबों में करप्शन है। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर रहा हो और जो सर्विसेज सेक्टर का DG रहा हो, उसके सामने ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हमारे मुल्क के शराफिया, जिनमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जजेस और जो आपके फौज के चंद अहम लोग हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी करप्शंस की है। सवाल ये पैदा होता है कि फौज में एक इदारा है करप्शन उनका एहतसाब का, उसके जरिए कई लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन अदलिया की करप्शन का अभी तक कोई भी शख्स जो है वो पकड़ा नहीं गया। एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि जी कि पाकिस्तान में करप्शन को पकड़ने के जो इदारे हैं, जो नैब है, एंटी करप्शन है, FIA है, इसी तरीके से और जो दूसरे जैसे FBR है, ये वो इदारे हैं जिन्हें हुकूमत या जो ब्यूरोक्रेट्स है या सियासतदान है या जुडिशरी है इतना कमज़ोर कर देती है, और यहाँ आने वाले अपॉइंटमेंट में लोग उनको इतने कमज़ोर लोग होते हैं कि वो ना तो सियासतदान की करप्शन को पकड़ सकते हैं, ना रेट्स की, ना जजेस की। तो जिस मुल्क में
शहबाज शरीफ करप्शन ख़त्म करने की बात करें, नवाज शरीफ करप्शन ख़त्म करने की बात करें, इमरान खान करप्शन ख़त्म करने की बात करें, आसिफ अली जरदारी करप्शन ख़त्म करने की बात करें, और इदारे के सरबराह करप्शन के ऊपर जो है वो आपके बड़े बड़े इश्तारात छपे इस मुल्क में जहां खरबों की करप्शन करने वाले यही लोग हैं, उस मुल्क में करप्शन कहां से खत्म होगा भाई? लफ्जी जुमले, लफ्जी अल्फाज, इश्तारात होते रहेंगे जब तक के अपर लेवल पर एहतसाब इनका नहीं होता है। और इनमें से अहम तरीन लोगों को करप्शन के इल्जामात पर, जो कि प्रूफ भी मौजूद है, वो कहते हैं सबूत भी मौजूद है, मुझे बुलाइए, तो कहने का मतलब है कि सजा का तस्वुर आ जाए, लेकिन सजा कौन देगा? जजेस? पकड़ेगा कौन? नैब एंटी करप्शन FIA, और चलाएगा कौन इनके ऊपर? हुकूमत। ये सब कर। जुल्फ़िकार साहब, अगर हम देखें हमारा हमसाया मुल्क भारत, वो ये जो हमने देखा है ट्रांसपेरेंसी, जो हमारा ग्लोबल करप्शन इसके इंडेक्स के मुताबिक उसका अगर नंबर देखा जाए 93वां है, यानी 40 का डिफरेंस है पाकिस्तान में। और हमारे डायनामिक्स अगर देखा जाए, कल्चर देखा जाए, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये और वो पॉपुलेशन के लिहाज से भी इंडिया पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है। तो इन सारे मामलात को देखते हुए पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो ये जो करप्शन के मामलात है ना, तो ये थम रहे हैं। इसमें ही हम कहते रहे हैं कि जी हमने इदारे बनाए हैं, लेकिन इदारे कॉम्प्रोमाइज हैं, वो पॉलिटिकल वेंजेंस के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। हालात कुछ बेहतर होंगे, आपको लगता है ऐसा आने वाले वक्तों में? देखिए, हालात तो उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं जो हमारा सिस्टम है उसमें हम कोई चेंजेस की बात करें। इलेक्शन लड़ने वाला जो है वो कोई वर्कर आपको दिखाई देता है कि कहीं वो वर्कर हो, और अगर कोई वर्कर इत्तेफाक से आ गया हो तो हादसे के तौर पर वो आ जाता है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कोई गाड़ी ले आता है, कोई उसको पैसे दे देता है, कहते हैं आप इलेक्शन लड़ें इस निज़ाम को चेंज करने के लिए। ये हो जाता है और उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है, इसलिए कि बासर लोग जो हैं वो 15 से 20 करोड़ रुपए जब इलेक्शन में खर्च करेंगे, और दूसरे सूबों में तो नहीं, पाकिस्तान में अगर ये जो 133वां नंबर है गालिबन आपने कहा, अगर ये है तो बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान में सबसे टॉप है करप्शन में, अमाउंट वाइज नहीं, रेशो वाइज। अगर रेशो उसका देखा जाए कि किस तरीके से लोग आते हैं, यहाँ तो मिसालें दी जाती हैं, और ये मैं आपको बावसूख उससे कह रहा हूँ कि रक्शे में बंदा रक्शे में आता है और उसके बाद हल्फ लेता है उसका वजीर का, और उसके बाद उसको सरकारी गाड़ी मिलती है। 5 साल के बाद वो घर भी खरीद लेता है, कराची में भी बंगला खरीद लेता है, घर खरीद लेता है, प्लॉट खरीद लेता है, और तमाम काम उसके इसी तरह हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम दिन तो मनाते हैं, फ़र्क उस वक्त पड़ेगा कि दिन मनाना और उसके बाद उसको भूल जाना। 364 दिन हम उसको भूल जाते हैं, तो फिर वो क्या सिस्टम में हम क्या चेंज ला सकते हैं? हो तो तब कि आप उसको ये समझें कि एज अ नेशनल काज कि हमने पैसा बचाना है, पब्लिक फंड को करप्शन सबसे संगीन जो है वो जुर्म करार दिया जाए, इस तरह संगीन जुर्म कि वो बिल्कुल ट्रीजन के तौर पर इस मुल्क को तबाह करना। आज बरतानिया में आप देखें कि और कत्ल, चोरी और दूसरे जो है जराइम हैं वो भी हैं, लेकिन अगर आपने टैक्स चोरी की तो वो कहते हैं कि आप बिल्कुल ये इस मुल्क को तोड़ने के मुतरादिफ है। आप इस टैक्स की सिस्टम को में चोरी कर कर जो इस पर पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, आप उसको होल करने की, उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं, दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाबिल माफ़ी है। तो हमारा सिस्टम उस वक्त फ़र्क आएगा कि जब हम सब मिलकर, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर साहब ने भी बात की और शाह साहब ने भी बात की कि अदारों में और पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, तमाम कुछ, बिल्कुल ये बात सही है। जब सबका गवर्नमेंट बनती इसी बुनियाद पर है कि हमने सब लूट मार करके घर जाना है, तो फिर कैसे होगा? तो बहरहाल ये है कि जितने लोगों ने बात की है, PTI ने कहा कि नया पाकिस्तान, उस नए पाकिस्तान में भी कंप्रोमाइज कर गए, उसने टेक दिए, फ्रीली अगर हम इदारों को काम करने दें तो मामला एग्जैक्टली
यहाँ तक बस मुझे आखिरी एक लफ्ज कहने दें। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों ने आजमा लिया, अब पता नहीं शायद वक्त आए आंखें उनकी खोलें और वो जाकर इस सिस्टम में कुछ चेंज करने की बात करें, संजीदगी से इस पर गौर करें। ठीक है जी, एहतशाम साहब। देखिए, हम ना अच्छा तो नहीं लगता कि हर वक्त अब अपने मुल्क के बारे में बुराइयाँ करते रहें, बताते रहें क्या होता है, लेकिन कुछ हकीकतें हैं। हिंदुस्तान का तो मकरू चेहरा उसकी जमहूरियत ने छुपाया, अदरवाइज कहते हैं करप्शन हमसे बहुत ज़्यादा, अगरचे मुल्क भी बड़ा है। देखिए, इट हैज़ बिकम अ आईसीसी की तरह इस पे भी इनका इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स पर भी इनको इन्फ्लुएंस के देखें। नहीं, ये नहीं बात, ये बात नहीं है। बात ये है कि मतलब है कि अब हमने ये इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हम शायद इसको तब्दील नहीं कर सकते। और मैंने आज सबसे ज़्यादा सरदार जरदारी साहब का जो है ना वो एंजॉय किया स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने करप्शन को ख़त्म करने की बात की है। तो मुझे याद आ रहा हमने कि एक मीटिंग हो रही थी सिंध के सूबाई MNA, इसकी पुरानी बात है, कायम अली शाह चीफ मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए थे। तो एक MPA ने शिकायत की कि जी मैं मुश्किल से इलेक्शन जीत के आया हूँ, मेरा तो बड़ा कर्जा है। तो बड़ा गुस्सा आया जरदारी साहब को, उन्होंने इशारा किया कायम अली शाह की तरफ, उन्होंने कहा कि शाह साहब ये मट्टी फाकेगा, इसका कुछ बंदोबस्त करो। तो देखिए, अब सिंध गवर्नमेंट बिल्डिंग अथॉरिटी 70% जो है ना, करप्शन तो सारे सूबों में है, लेकिन इस वक्त जिस अंदाज से सिंध टॉप पे जा रहा है ना, 70% कहते हैं कि सिंध बिल्डिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी के जो है ना वो पैसे दे के आप सारे के सारे प्रोजेक्ट, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे घर बनाने हैं, बड़े बड़े कोई भी चीज़ बनानी है तो पैसे दे के आप करवा सकते हैं। देखिए, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता हम ना। बात यह है कि ये अब इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन होगी। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि एक पुरानी बात है, मुझे डिप्टी सेक्रेटरी ने वाक़या सुनाया कि प्लानिंग डिवीज़न में कहते हैं एक मीटिंग हो रही थी सेंट्रल वर्किंग डेवलपमेंट कमेटी की। कहने एक प्रोजेक्ट आया तो मैंने उनको कहा पता नहीं कितने करोड़ का था, उन्होंने कहा जी इसमें करप्शन है, तो मैंने डेफर करवा दिया। तो वो सेक्रेटरी साहब चुप करके कहते अगली महीने बाद मीटिंग हुई, वही प्रोजेक्ट फिर दोबारा आया, फिर मैंने एतराज़ किया तो कहते सेक्रेटरी साहब भुना नहीं गए। उन्होंने कहा ये क्या तुम करप्शन लगाए रखते हो, ये मुल्क जिस तरह चलता है इसको चलने दो, मत इसको छेड़ो। तो देखें ना, अब जिस तरीके से कहना चाहिए कि रोकने के लिए या तो अदारे काम करें। हमें तो तकिया था कि जी ठीक है, पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया हमने, PMLN को भी आजमा लिया, दुनिया जहाँ की करप्शन उनके यहाँ, और PTI पे जिस तरह इल्ज़ामात लगे अब ये भी सबके सामने है, तो कौन इसको ठीक करेगा हम ना। या तो रुथलेस अकाउंटेबिलिटी, मुझे याद है उन्होंने ये कॉइन किया था जुमला, अपना चीफ मिनिस्टर तो थे सिंध के, बाद में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी जतोई साहब बने थे, लेकिन होता नहीं है। जब आप आते हैं हेल्प ऑफ द अफेयर, फिर आपके रिश्तेदार अजीज़ सामने आ जाते हैं, उनके पुराने केसेस होते हैं। अभी छोड़े ना, बाइडन ने देखें किस तरह अपने बेटों को माफ़ किया, जबकि उन्होंने कहा था करप्शन में, रेवेन्यू छुपाने पे, टैक्स चोरी पे, उन्होंने माफ़ कर दिया उसको। तो वहाँ पर तो क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन चले हमारे यहाँ तो ये कि ये अनचेक्ड है, इसको कौन रोकेगा। अभी आप देखना पैरेलल इकॉनमी आपकी बन गई है, $360 बिलियन की आपकी इकॉनमी है, और ब्लैक इकॉनमी का हजूम इससे बड़ा है। लोग टैक्स नहीं दे रहे, पैसा खाया जा रहा है, चुराया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे कोई आमना उम्मीद नज़र नहीं आती कि कोई आउट ऑफ नो वेयर आके कोई बंदा, को रुथलेस बंदा आ जाए, उसको तब्दील करने की कोशिश करे। देखें यार, रेवोल्यूशन है या एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन से तो चीज़ें नहीं हो रही, रेवोल्यूशन आने का नाम नहीं ले रहा। तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भी ठीक है, जहाँ पे भी है। ज़्यादा आखिरी बात आमना कि हमारी नई पहुँच जो अच्छा रहना चाहती है, उनको भी हमने इस तरफ लगा दिया है। पढ़ लिख के लोग आते हैं, वो कहते हैं यार कमाई का जरिया करप्ट प्रैक्टिस हमने करनी बचाए इस मुल्क को, अदरवाइज तो हमने तो अपने छोड़ दिया। जी हाँ, चीन बने चीन, जहाँ पर जो है वो बड़े बड़े लोगों को फांसी दी गई है करप्शन के ऊपर, तभी बेहतरी आई है, वरना वहाँ बहुत करप्शन थी, तभी हालात ठीक। और 2030 में तकरीबन 6 लाख। आई एग्री विद यू। माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम। अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।